हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओसीएम सेंटर में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक जो है फ्रेडरिक विंसलो टेलर्स जी का हमारा न्यू जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड उनका जो टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये दोनों। ओके दोस्तों, तो इसके इन्होंने एक डेफिनेशन कहा है। ओके, फर्स्ट तो इन्हें साइंटिफिक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इसकी रचना की है, इसको इन्हें फादर कहा जाता है। और इन्होंने एक डेफिनेशन लिखा है, बहुत अच्छा है वो। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू कैन वांट। ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि हमें क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं सामने वाले से। मैं टू डू एग्जैक्टली, सामने वाले से हम क्या चाहते हैं, हमें क्या करवाना है उसे, हमें वो उससे मालूम पड़ सकता है दोस्तों। एंड सीइंग इज दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। ओके, उससे हम देख सकते हैं जो हमने काम करवाना है वो हम देख सकते हैं, एग्जैक्टली हमें काम करना वो हम देख सकते हैं। और दूसरा चीज क्या देख सकते हैं कि सिंग इफ इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट वे, वो बेस्ट में कर रहे हैं कि नहीं, चीपर मैनर में। ओके, जैसा उन्हें कहा गया है उस चीप मैनर में कर रहे हैं कि नहीं, वो इस डेफिनेशन में कहा गया और इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू होता है। ओके, इसके प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट आता है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो दोस्तों, आपको डायलॉग मालूम होगा कि ऐसा को डायलॉग याद थी, उसका ट्यून याद है। ओके, मैं आपके सामने बोलता हूँ, जनाब ये साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं। ओके, तो आप इसको ऐसे याद करो, जनाब ये साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं। अभी मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं। रूल ऑफ थंब मीन क्या होता है कि जो ट्रेडिशनली वर्क करते हुए आ रहे हैं ना, वो होता है। ओके, मैनेजर है, वो हम काम कर रहे हैं, कुछ भी वर्कर कुछ काम कर रहे हैं। ओके, तो वो ट्रेडिशनली करते आ रहे, कुछ नया चीज नहीं ला रहे कि उसी चीज को दोहराते आ रहे। तो लेकिन हमें टेलर जी क्या कहते हैं कि साइंस, कुछ साइंस लाओ, उसमें कुछ बदलाव लाओ, ऐसा करो कि आप एक कम टाइम में ज्यादा कमाए। ओके, कम टाइम में ज्यादा काम करो, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट कर सको, तो वो कहते हैं साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। ओके दोस्तों, तो सेकंड देते हैं हम हार्मोनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। इसके अंदर भी आप लगा सकते हो, जनाब ये हार्मोनी है, डिस्कॉर्ड नहीं। ओके, हार्मोनी मीन्स हम बोल सकते हैं एक मिठास। ओके, आप म्यूजिक सुनते हो, म्यूजिक में हार्मोनी होती है जो आपको पसंद आती है, और उसका अपोजिट होता है डिस्कॉर्ड। ओके, कुछ ऐसे म्यूजिक होता है आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते, एकदम रस से लगते, तो उसका मीनिंग ये होता है। तो हमारे टेलर जी क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट हमेशा एक हार्मोनी के थ्रू चलनी चाहिए। जो मैनेजर है, जो एम्प्लॉयर है, और उसके अंडर वर्क करने वाले सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉय होंगे। ओके, वो कहते हैं टेलर जी, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो हार्मोनी होती है, जो उनके बीच में रिलेशंस होते हैं, जो उनके बीच में बिहेवियर नेचर्स होते हैं, वो हमेशा हार्मोनी होनी चाहिए। ओके, उनके काम के बीच में और उनके बिहेवियर के बीच में अच्छी हार्मोनी होनी चाहिए। कि उससे क्या होता है, जो डीलिंग्स होती है, ओके, जो उनसे बात करते हैं। ओके, आप किसी बंदे से, आप किसी फ्रेंड से में अच्छे से बात करो तो आपको अच्छे से बात करेगा, फ्री से अच्छे रिटर्न में अच्छे से बात करे। लेकिन आप कभी ऐसे जाके गुस्से में बात करो, उसके मारो, उसे टकले पे मारो, कुछ भी करो, लेकिन क्या आपको रिटर्न में अच्छा बोलेगा, अरे भाई टाइम अच्छा मारा यार, मजा आ गया मार के, ऐसा नहीं बोलेगा वो। ओके, वो भी आपको उसी बिहेव में देगा। तो ऐसे ही साइंस कहता है, मीन्स हमारे टेलर जी कहते हैं कि आप सामने वाले को जैसा दोगे, आप हार्मोनी दोगे तो उससे आपको हार्मोनी मिलेगा। ओके, आप मैनेजमेंट जो आपके वर्कर्स उनके साथ अच्छा हार्मोनी में बात करो, तो वैसे ही आपको वे हार्मोनी के थ्रू आपको काम देंगे। तो ये होता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओके, तो थर्ड पॉइंट देते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। हाँ दोस्तों, मेंटल रेवोल्यूशन, जैसे उम्र के साथ हमारा मेंटल बढ़ता है, ओके, हमारा मेंटल का रिवोल्यूशन होता है, हमारा माइंड का रिवोल्यूशन होता है, हमारा माइंड चेंज होता है। तो उसके साथ ही एक मैनेजमेंट पे एक मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए। किसके बीच में दोस्तों? मैनेजर के बीच में। मैनेजर के बीच में मेंटल रिवोल्यूशन, मैनेजर और वर्कर्स या मीन्स जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बीच में एक अच्छा खासा एटीट्यूड रहना चाहिए। कैसा एटीट्यूड? वर्किंग का एटीट्यूड। भाई पर्सनल एटीट्यूड अलग है, लेकिन वर्किंग का एटीट्यूड। भाई कोई मैनेजर हमेशा चिढ़ के बोलता है, नहीं ये तू ये काम कर, तू ये काम ठीक से नहीं करता है फिर भी बोलेगा नहीं ठीक से काम नहीं करता है, ये तू ऐसा करता है वैसा करता है, ऐसा कुछ होता है मैनेजर। और कुछ एम्प्लॉयज भी ऐसे हो जाते हैं कि भाई काम करने के बाद भी फिर वो झगड़ा करते हैं, बॉस मैंने ऐसा किया, ये क्या वो क्या, आप समझते क्यों बात को। ओके, ये बराबर नहीं है, ये गलत है, ये मेंटल रिवोल्यूशन में आता नहीं। एक मेंटल रिवोल्यूशन क्या बताता है? चेंज द माइंड ऑफ मैनेजर एंड वर्किंग अंडर एम्प्लॉयज। ओके दोस्तों, एम्प्लॉयज है और एक मैनेजर है, उनके बीच में माइंड मेंटल रिलेशन कैसा है वो इसमें बताया गया है। ओके, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में।
फोर्थ पॉइंट देखते हैं कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन बट नॉट इंडिविजुअल। तो आप फिर से एक डायलॉग लगा सकते हो, जनाब ये कॉर्पोरेशन है, इंडिविजुअल्स नहीं। ओके, इसके अंदर क्या होता है, देखो आपको ये मालूम है कि इंडस्ट्री होंदो, कोई ऑर्गेनाइजेशन होंदो, कोई बिजनेस होंदो, कोई एक जन तो नहीं चलाता है। ओके, उसको चलाने के लिए 2-3 जन चाहिए, जो हेड चाहिए 2-3, उसके अंडर वर्क करने वाले बहुत सारे मैनेजर्स चाहिए। उन मैनेजर्स के वर्क करने वाले इंडस्ट्री साइड होंदो या फिर वेयर हाउस साइड होंदो, ऑफिस साइड होंदो, इनमें 100-200 एम्प्लॉयज लगते हैं। हाँ दोस्तों, गारंटी लगते हैं, ज्यादा भी लगते होंगे। तो उसमें क्या होता है, कॉर्पोरेशन वर्क करना चाहिए। एक काम रहेगा, एक अकेला बंदा नहीं करेगा, एक काम को बहुत सारे बंदे करेंगे। ओके, एक फाइनेंस करने का, ओके, बैंक है, बैंक फाइनेंस का काम करते हैं, कोई एक आदमी करता है, खाली एक बैंक है, एक बैंक में एक ही आदमी वही सब फाइनेंस कर देखे, ऐसा नहीं होता। काम को डिवाइड किया गया है, डिपॉजिट के लिए अलग होगा, विड्रॉल के लिए अलग होगा, न्यू अकाउंट बनाने के लिए अलग होगा, लोन का अलग होगा। तो वैसे बैंक में होता है। ओके, ये तो मैंने आपको दे दिया बैंक का एग्जांपल। तो वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन और एक इंडस्ट्री में होता है। इंडस्ट्री में क्या होता है दोस्तों, एक डिपार्टमेंट होते हैं, आपको मालूम होगा, मैंने इसके पहले वाले में बताया। ओके, डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट आप गूगल पे सर्च कर सकते हो दोस्तों। ओके, इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट में हर एक अलग अलग काम करता है। ओके, ये कोई ये काम करेगा, कोई वो काम करेगा। इन काम के नीचे भी और कोई लोग काम करते हैं, जो अंडर वर्क एम्प्लॉयज होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं। ओके, वो सबऑर्डिनेट्स में वो हो गया कॉर्पोरेशन लेवल पर, एक कॉर्पोरेशन लेवल पर करते हैं, इंडिविजुअलिज्म में नहीं। ओके, ये होता है इनमें फर्क, तो यही इस पॉइंट में बताया गया। ओके, अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अब रेस्पॉन्सिबिलिटी हिंदी में क्या हमने इसका मीनिंग बताया कि जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, डिवीजन, जिम्मेदारी का डिवाइड करना। ओके, उन्हें अलग अलग भाग में लेके आना। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं सेल्स मैनेजमेंट। ओके, सेल्स डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, एक मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर बोलते हैं, फिर हम कुछ भी उसको बोल सकते हैं, दूसरा नाम होकर सेल्स मैनेजर है। सेल्स मैनेजर के अंदर भी लोग काम करते हैं। ओके, अब अंडर तो लोग काम करते हैं, इसके अंदर भी क्या होता है, सेल करना मीन्स क्या होता है, गुड्स को बेचना, सेल करना। अगर बड़ा कंपनी है, बड़ा कंपनी तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही कंट्री में काम करे, मे भी वो बाहर जाके भी यूज करता होगा, अपने गुड्स बाहर भी जाके बेचता होगा, अपनी जो बिजनेस डीलिंग्स होती है वो बाहर जाके भी कर रहा होगा। अगर इंडिया का बिजनेस है तो वो बाई चांस अमेरिका में जाता होगा, फिर जापान में जाता होगा, या फिर यूरोपियन कंट्रीज में आता होगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया जाता होगा, किधर भी जाता होगा। ओके दोस्तों, ज्यादा तो होगा। तो अब सेल मैनेजमेंट में क्या होता है कि अगर अमेरिका का बंदा तो किसी डिपार्टमेंट उसके अंदर के लोगों को, जो जिसको इंग्लिश ज्यादा अच्छी आती है या फिर जो वहां की भाषा अच्छी बोल सके, तो वो उन्हें उधर भेजेगा। ये हो गया डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी दे दी उन लोग को कि भाई हाँ ये काम तुम लोग करो। ओके, एक दूसरा ग्रुप एक और होगा जो जर्मनी जाएगा, जिसको जर्मन लैंग्वेज अच्छी आती है, यूरोपियन कंट्री जाएगा जहां फ्रेंच, इटली, उन्हें सब लैंग्वेज आती है उस ग्रुप को, तो वो जिम्मेदारी उस ग्रुप को देगा। भाई इसका कुछ भी सेल्स आएगा, इसका कुछ भी बिजनेस आएगी तो आप लोग जाओगे, हाँ सर हम लोग जाएंगे, वो बोलेंगे, क्योंकि उन्हें वो आती है, उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरा हमने बोलता ऑस्ट्रेलिया में लैंग्वेज होती है, नॉर्मल इंग्लिश बोली जाती है, उधर के भी लोगों को अलग ग्रुप होगा, वो जिम्मेदारी इन्हें दी जाएगी। हाँ, अगर ऑस्ट्रेलियन का भी कुछ भी आ रहा है आप लोग को डीलिंग, तो वो आप संभालोगे। तो ये होती है अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों। तो इसमें ही हमने ये जाना कि डिविजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि कोई भी काम है, काम को डिवाइड करो, उसकी जिम्मेदारी के हिसाब से डिविजन करो। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। तो सब लास्ट पॉइंट देते हैं इसका, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर द ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों इसके पॉइंट से ही इतना बड़ा कंटेंट बन जाएगा दोस्तों। फिर से मैं आपको बता दूं, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन होता है दोस्तों, आपने 11th में पढ़ा, एम्प्लॉय मीन्स बॉस, एम्प्लॉय मीन्स एम्प्लॉयर के अंडर काम करने वाला। ओके, जो एम्प्लॉय के ऊपर काम करता है वो एम्प्लॉयर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मैनेजर हो, अगर आपके अंडर कोई वर्क करता है तो वो आपका एम्प्लॉय हुआ और आप उसके एम्प्लॉयर हुए दोस्तों। तो ये होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ये हमें जाना है। फॉर द ग्रेट एफिशिएंसी, एक अच्छी खास एफिशिएंसी, एक अच्छी खास कैपेबिलिटी के साथ, एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी मींस दोस्तों हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक पीस, शांति, अच्छे से कूल माइंडेड वर्क करने वाला, मैक्सिमम। ओके, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में किसी झगड़े के कारण, किसी डिस्प्यूट्स के कारण मैनेजर और एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय के बीच में ही डिस्प्यूट होता है, तो उसमें कंपनी का भी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अभी कि फॉर एग्जाम्पल कोई डीलर आया बाहर से, ओके, तो आपको मैनेजर है, सेल्स मैनेजर उस डीलर से बात कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारा ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, हम ऐसा ऐसा बिजनेस डील करते हैं, हमारा बिजनेस में ऐसा ऐसा होता है, वो सब बातें कर, लेकिन बीच में कोई एम्प्लॉय आया,
ओके, घुस गया, सर आपने ऐसा तो काम बोला था, मैंने ऐसा कर दिया, लो आपका काम कर दिया, आप मुझे काम देते रहे तो आप कुछ करते नहीं हो, ये नहीं करते, चालू हो गया। तो ये क्या प्रॉस्पेरिटी है उनके बीच में? बिल्कुल नहीं। एक प्रॉस्पेरिटी मेंटेन करनी चाहिए, इसको एक एम्प्लॉय को भी, एक मैनेजर को भी। ओके, ग्रेटर एफिशिएंसी में एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ वर्क करना आना चाहिए। ओके, भले ही एम्प्लॉय न्यू हो, ओके, आप भी आपकी ब्रदर सिस्टर भी कभी किसी कंपनी में ज्वाइन हो रहे तो पहले 3 मंथ 6 मंथ ट्रेनिंग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, वर्क की जो कैपेबिलिटी है, ओके, वो वर्क का जो बोलते हैं ना प्रोफेशन है, ओके, वो बढ़ाने के लिए उनके साथ वो अच्छा ट्रेनिंग देते, उन्हें अच्छा स्किल करते, स्किल मैनेजर बनाने के बाद, सॉरी, स्किल वर्कर बनाने के बाद एक अच्छा काम करने के बाद एक कंपनी को प्रॉफिट होता है। ओके, लेकिन भाई क्रिएटर एफिशिएंसी दे रही नहीं है। ओके भाई, आ गया काम आता है तो कर, नहीं आता तो मत कर, ऐसा नहीं है। कंपनी उसके अंदर ले रहा है तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसा कंपनी उस वर्क को स्किल दे रहा है। तो ये था हमारा 6 पॉइंट दोस्तों। इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ खत्म हो रहा है। ओके, अब हम जाते हैं हमारा टेक्निक ऑफ साइंटिफिक। टेक्निक्स क्या है? ये तो थे प्रिंसिपल्स, ये जो रूल्स है ये रूल सेम रहेंगे, उस रूल को अप्लाई, प्रिंसिपल को अप्लाई करने के जरिए वो वर्क होगा। ये था प्रिंसिपल। लेकिन टेक्निक्स क्या है? ओके, किसी भी चीज की टेक्निक होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो मैजिशियन होते हैं वो अपने मैजिशियन की टेक्निक्स के जरिए कुछ मैजिक करते हैं, अपने मैजिक की ट्रिक्स दिखाते हैं, वो टेक्निक होती है। ओके, तो वैसे ही टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो टेलर जी हैं उन्होंने तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को अच्छे टेक्निक के साथ बताया, तो आप इसमें समझ जाओगे। फर्स्ट बात है हमारा वर्क स्टडी, काम का स्टडी करना, काम को एनालाइज करना। फर्स्ट बात है टाइम स्टडी। अभी जो प्रोडक्ट बनता है वो टाइम पर डिपेंड होता है कि एक टाइम में कितना प्रोडक्ट बनता है दोस्तों, कि एक मोबाइल कितने टाइम में बनता है, फिर एक कार कितने टाइम में बनती, ये तो हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, साइंटिफिक हमारे जो ये है टेलर जी है, FW टेलर जी क्या कहते हैं कि टाइम स्टडी करके हमें ये पता लगाना है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे, ओके, हम जो प्रोडक्ट बना रहे कितने टाइम में बना रहे। ओके, अगर हम 10 मोबाइल पिछले 20 घंटे में बना रहे, ओके, हम 10 मोबाइल पिछले 20 घंटे में बना रहे, तो वो 10 मोबाइल हम पिछले 10 घंटे बना सकते हैं क्या, हमें ये चेक करना है, हमारे उतनी एफिशिएंसी है क्या, वो होता है टाइम स्टडी में दोस्तों। ओके, बहुत ही शॉर्ट कंटेंट है इसका, मेथड स्टडी। ओके, जैसे मोबाइल का एग्जांपल, मेथड, हम किस मेथड में बना रहे हैं। ओके, हम मेथड बनाने के लिए हम जो 2 घंटे में एक मोबाइल बना रहे, ओके, 2 घंटे में एक मोबाइल बना रहे, तो उसका मेथड क्या कर रहे हैं हम। ओके, हम ऐसे ऐसे चीज बना रहे हैं, उसके अंदर हम ऐसे ऐसे मेथड से उसको यूज कर रहे हैं, हम ऐसे ऐसे मेथड को जोड़ रहे हैं, तो आपके मेथड जो है वो चेंज कर सकते हैं क्या। ओके, हम उसको कुछ बेस्ट वे में कर सकते हैं क्या, वो इसमें बताया गया है। इसमें एक मेथड स्टडी में हम मेथड चेक करना, हम मेथड को एनालाइज करना है, हम मेथड चेंज कर सकते हैं क्या। ओके, फिर देखिए मोशन स्टडी, मोशन स्पीड। ओके, हम 2 घंटे मोबाइल के 1.5 घंटे 1 घंटे बना सकते हैं क्या, सेम टाइम स्टडी, टाइम मोशन वन इन द सेम है। मोशन मीन्स हम बोल सकते हैं वर्कर की स्पीड कितनी होनी चाहिए। ओके, मोबाइल बना रहा कौन है, वर्कर बना रहा है, वर्कर की स्पीड क्या है। ओके, जितनी वर्कर की स्पीड होगी उसके बाद मोबाइल बनेगा। तो मोशन स्टडी में यही बताया गया है कि हमें वर्कर की स्पीड को बदलना है, भले वेजेस से बदलो, उसके एफिशिएंसी बदलो, या फिर उसकी टाइमिंग से बोलो, जितना अगर 1 घंटा काम करो उसको 10 घंटा काम करवा दो, तो मोबाइल बनवा दो, ये हो सकता है। और लास्ट में होता है फैटिग स्टडी। अगर वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑब्वियसली थकते होंगे, टायर्ड होते रहेंगे, तो टेलर जी ने क्या कहा है फैटिग स्टडी के जरिए कि उन्हें ऐसा काम करवाओ कि वो जल्दी थके ना, जो टाइम इंटरवल ब्रेक लेते, इंटरवल लेते बीच में काम करने के बीच, वो ना हो, कि उतने ही काम के भले वो 2 घंटा, सॉरी, ओके, हम फॉर एग्जाम्पल पकड़ 2 घंटे, वो 2 आवर्स के लिए काम कर रहे हैं। ओके, काम कर रहे हैं, लेकिन वो बीच में ब्रेक ले रहा है। ओके, 1 आवर होने के बाद वो 15 मिनट्स ब्रेक ले रहा है, तो उसमें उसका लास्ट का 40 मिनट्स बचता है, मीन्स टोटल 1.45 मिनट्स वो काम करता है। ओके, इतना काम करता है, खाली वेजेस लेता है 2 घंटे का, ये क्या हो गया, कंपनी को लॉस होता है इसके 15 मिनट्स का। लेकिन फैटिग स्टडी के जरिए क्या बताया गया है कि वर्कर को ऐसा काम कर रहा हो वो बिना इंटरवल के, बिना थकी उस काम को परफेक्ट कर सके, ये होता है फैटिग स्टडी। भले कम काम करे, कि काम कम करे, थोड़ा ही करे, लेकिन स्टैंडर्ड क्वालिटी में करे, और फैटिग मीन्स बराबर उसको बिना थके, क्योंकि कंटिन्यूसली एक वर्क होना चाहिए, एक कंटिन्यूसली वर्क होना चाहिए। एक स्टडी के बाद मीन्स एक लास्ट स्टॉप तक आने के लिए रुक कर अपना काम खत्म करना चाहिए, तो वो होता है फैटिग स्टडी में। तो दोस्तों आपको समझ गया वर्क स्टडी में। अब हम जाते हैं इसके सेकंड पॉइंट में, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। दोस्तों आपको पता है जो गांधी जी चक्र चलाते थे उसमें कपड़ा बनता था,
ओके, जैसे अपने ऐसा गोल का आपने देखा रहेगा बहुत सारी पिक्चर्स में, या फिर जो स्टिकर्स फोटोज आते हैं उनमें गांधी जैसा चक्रा चला तो वो दिखते हैं। ओके, वो क्या था, वो एक ऐसी मशीन थी जिससे कपड़ा बनता है, क्योंकि नॉर्मल कपड़ा बनता है। लेकिन आज के टाइम में कैसे कपड़े आ गए, अब आज के टाइम में कैसी मशीनें आ गई दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई जहाँ पे 2 मिनट में कपड़े निकल के बन जाते हैं। ओके, यहाँ से धागा डाला, वहां से कपड़ा निकल के बन गया। तो ये क्या है दोस्तों, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। ओके, वो चक्र चलाते चलाते हमें 10 दिन में एक कपड़ा बनता था, लेकिन यहाँ पर हमें 10 मिनट में एक कपड़ा बनता है। तो ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, हम जो काम कर रहे हैं हमें उसका स्टैंडर्डाइज करना है। ओके, जो बड़ी बड़ी पहले की मिल्क फैक्ट्री होती थी, दूध की फैक्ट्री होती थी, वे दूध लाते थे, ऐसे भट्टी में गर्म करते थे, बाद में लेके जाके उसे ठंडा करते थे। यही प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता था और दूध भी बहुत कम टाइम के लिए गांव में पहुंचता था। ओके, पहले तो लोग डायरेक्ट पीते थे, बट अभी जो आते हैं हमारे पैकेट्स में आते हैं दोस्तों, अब भी क्या हो गया कि उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया। ओके, बड़ा कंटेनर देगा, बड़ा कंटेनर में 10,000 से 20,000 लीटर दूध डाल देते हैं। ओके, उसके बाद उसे एक साथ एक प्रेशर में बहुत ज्यादा हीट दिया जाता है। हीट देने के बाद उसको दूसरे कंटेनर में डाल के उन्हें एकदम फोर्स में जो ठंडा पानी था उस ठंडे पानी के फोर्स से उसको कंटेनर पे डालते हैं, जिससे वो दूध ठंडा हो जाता है। ओके, देन वो पैकेजिंग में आता है। देखो काम कितना इजी था। तो ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन टूल। अगर कंपनी को कुछ स्टैंडर्डाइज करना है, फास्ट वर्क करना है विद स्टैंडर्ड प्रोसेस, तो उसे अपने टूल्स एंड इक्विपमेंट बदलना चाहिए। वो होता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। हम ये पॉइंट में यही सीखते हैं। ओके, फिर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं हमारा साइंटिफिक टास्क एंड सेटिंग्स। टास्क, काम का एक पीस, जो हम काम करते हैं इस काम का एक हिस्सा टास्क होता है। साइंटिफिक टास्क सेटिंग। ओके, एक सेटिंग के जरिए टास्क कैसे बदला जा सकता है। ओके, साइंस भी मीन्स हमारे साइंस है, साइंस में क्या है, टेलर जी ने साइंस के जरिए क्या कहा है कि साइंटिफिक टास्क। ओके, ऐसा टास्क बनाओ जिसके कारण वो वर्कर ठीक से काम कर सके, उसकी जो सेटिंग्स होगी वो परफेक्ट होनी चाहिए। ये काम कौन कर सकता है, एक मैनेजर कर सकता है। एक मैनेजर को टास्क सेटिंग बराबर आनी चाहिए। जब वो टास्क सेटिंग बराबर आती है कि कौन से मैनेजर को कितना एफिशिएंसी, उस कितने एफिशिएंसी के साथ कितना वर्क कर सकता है, वो टास्क मैनेजमेंट या फिर टास्क सेटिंग उस मैनेजर को आनी चाहिए दोस्तों। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सिलेक्शन दोस्तों, राइट पर्सन एट राइट जॉब, फिर राइट पर्सन एट राइट वर्क, ये होता है हमारा सिलेक्शन। कंपनी में इंटरव्यूज होते हैं, इंटरव्यूज में लोग आते हैं, इंटरव्यू देते हैं। तो इंटरव्यूअर होता है वो ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करता है जो उसे लगता है ये मेरी कंपनी के लिए बेस्ट है भाई। ओके, जो उन्हें बेस्ट लगता है, जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे उन्हें परफेक्ट आंसर देता है, या फिर उसकी कुछ स्किल देखते हैं। ओके दोस्तों, वो स्किल के जरिए उन्हें लगता है पर्सन के लिए बेस्ट है तो उन्हें हायर करते हैं, बाकी ये रिजेक्ट। तो ऐसे ही कंपनी को, एक इंटरव्यूअर को, एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा पर्सन सेलेक्ट करना चाहिए जो उसे कंपनी के लिए बेस्ट हो। जैसे कि सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सिलेक्शन भाई ऐसा करना है कि वो बेस्ट निकलना ही चाहिए, और ट्रेनिंग ऐसे देनी चाहिए कि वो स्किल बनना ही चाहिए, क्योंकि उसका जो वर्क होगा वो बेस्ट बनना चाहिए। जो कंपनी के ट्रेनिंग का उसका जो पेमेंट होगा वो परफेक्ट होना चाहिए। जब वो ट्रेनिंग उसकी परफेक्ट होगी, ओके, फिर आगे जाके वो स्किल लेबर बनेगा, स्किल पर्सन बनेगा, फिर स्किल वर्कर बनेगा, फिर स्किल एम्प्लॉय बनेगा, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये होता है हमारे साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग में दोस्तों। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ नया दिख रहा है दोस्तों, एट अ प्लानिंग लेवल एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल दोस्तों। ओके, इसमें क्या होता है, प्लानिंग लेवल में कि प्लान करते हैं, एक कंपनी प्लान करते हैं उसका गुड्स कैसे बने। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स उसका इम्प्लीमेंट करना कि गुड्स किस जरिए से बन रहा है। ओके, इसमें आपको जानने मिलेगा कि यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं हम रूट क्लब। रूट क्लब में क्या होता है कि एक जो मशीन चल रही है, एक मशीन से दूसरी मशीन गुड्स पास होगी दोस्तों, उस बीच का जो प्रोसेस होगा कि उसे नोट करने वाला होगा रूट क्लब। इस मशीन दूसरी मशीन से गया, ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, ये मार्कर बन रहा है। अब मार्कर में टिप लगाने फिर उसके अंदर जो रिफिल होती है उसको डालने का है, तो जब एक मशीन दूसरी मशीन जाएगी तो यहाँ पे रूट क्लर्क है, मैं रूट क्लर्क को मैं चेक करूंगा बराबर जा रही है कि नहीं, इसका वर्क बराबर हो रहा है कि नहीं, इसे प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। तो ये होता है रूट क्लर्क। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इंस्ट्रक्शन क्लर्क। इंस्ट्रक्शन हर एक गुड को या फिर हर किसी वर्क को इंस्ट्रक्ट करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा ये वर्क बराबर चल रहा है कि नहीं, ओके, ये वर्क ऐसा होना चाहिए, या फिर उस वर्क को बताएगा कि इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई हाँ ये तो ऐसा नहीं ऐसा करती, ये होता है एक इंस्ट्रक्शन कर्व। ओके, फिर देखते हैं हम टाइम एंड कॉस्ट कर्व। ओके, टाइम डिसाइड करने वाला। ओके, हम टाइम डिसाइड करते एक डिसीजन के जरिए जब काम होता है तो इस काम को करने के बाद ओके उस कॉस्ट में जो उसका कॉस्ट निकलेगा, जो भी कॉस्ट निकलेगा इस टाइम में कुछ बन रहा है ये चेक करेगा। ओके, फर्स्ट कम तो उसका ये देगा कि वो
टाइम चेक करेगा कि इस टाइम में गुड्स बन रहा है कि नहीं, कि फिक्स पीरियड रहेगा कि इतने पीरियड में गुड बन रहा है। ओके, देन वो कॉस्ट देखेगा, वर्कआउट ऑन द कॉस्ट। ओके, कॉस्ट पे वर्कआउट करेगा कि इस जो गुड्स बन रहा है उसका परफेक्ट कॉस्ट निकल रहा है कि नहीं। तो ये काम करेगा ये क्लर्क। फिर होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन करने के लिए एक बंदा रहेगा जो डिसिप्लिन करेगा। किसके ऊपर डिसिप्लिन करेगा? दोस्तों मशीन के ऊपर नहीं, वर्कर्स के ऊपर। वर्कर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, जो काम उन्हें दिया गया है वो काम पर वो बराबर फोकस कर रहे हैं कि नहीं। ये था हमारा एट अ प्लानिंग लेवल, ये था हम प्लानिंग लेवल पे काम करने वाला। अब होता है हमारा एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल। सेकंड हमारा इम्प्लीमेंटेशन लेवल। तो इस उधर भी सेम है दोस्तों। गैंग बॉस, गैंग बॉस मीन्स गैंग बॉस, गैंग है मीन्स एक पूरा फैक्ट्री है, फैक्ट्री बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को देखने वाला होता है गैंग बॉस। नॉर्मल ऐसा गैंग बॉस। फिर होता है स्पीड बॉस, जो हमारा काम चल रहा है, काम किसके स्पीड से चल रहा है उस स्पीड को चेकआउट करने वाला वो होता है स्पीड बॉस। तुम नॉर्मल दोस्तों बहुत इजी। फिर होता है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस मीन्स जो मशीन चल रही है, ओके, मशीन किस स्पीड से चल रही है, मशीन का प्रॉपर मेंटेनेंस रखना, मशीन कभी खराब नहीं हुई, तो वो उस सबका ध्यान रखने वाला कौन है? रिपेयर बॉस। ओके, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम मालूम है क्या करना? इंस्पेक्ट करना। ओके, किसी भी चीज को या फिर किसी वर्कर को परफेक्ट इंस्पेक्ट करने का काम किसका होता है? इंस्पेक्टर को। तो हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, डिफरेंशियल फीस एट रेट वेज प्लान। जो वेज होता है, जो डेली बेसिस पे वेज मिलता है, वीकली बेसिस पे जो वेज मिलता है जो वर्कर्स को, लेबर्स को, उसका डिफरेंशियल फीस करो, उसका हिस्सा कर दो तुम लोग। किसके हिसाब से? तो टेलर जी ने क्या कहा है कि जो तुम वेज होगा आपका, उस वेज को एक वेज पे मत रखो। ओके, कभी कभी कुछ वर्कर्स एक्टिव होते हैं और कुछ वर्क होते हैं ना डोमिनेट होते हैं, जो बहुत स्लो होते हैं, और कुछ हो गया ज्यादा अच्छे फास्ट करने वाले, कुछ होते हैं बहुत स्लो वर्क करने वाला। तो इसके अंदर क्या होता है, जो स्लो वाला रहेगा भाई, किसी फॉर एग्जाम्पल उसको 100 मार्क का बनाने वो 50 मार्क का बनाएगा, लेकिन ये एक्टिव वर्क करे उसको 100 मार्क का टारगेट दे, लेकिन वो 150 या 200 मार्क का बनाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि वेज हमारा एक ही है। ओके, उसको भी वही वेज मिलेगा, इसको भी वही वेज मिलेगा, तो ये बराबर नहीं होगा दोस्तों। तो टेलर जी ने क्या कहा है कि जो वर्क करने का है आपको, ओके, वर्क करने का वर्क के स्टैंडर्ड, ओके, हायर स्टैंडर्ड या फिर लोअर स्टैंडर्ड, जो हमें वर्क दिया गया, टारगेट दिया गया, उसके स्टैंडर्ड पर या फिर उसके लोअर पर, ओके, वो वर्क कैसे चल रहा है उसके ऊपर से आप पेमेंट दो। ओके, जो एक्टिव ने क्या किया था, टारगेट कितने का 100 का था, लेकिन मार्कर कितने बनाए 150 या 200 बनाए, ये था एक्टिव पर्सन। इसको वेज कितने मिलेंगे? स्टैंडर्ड के हिसाब से, बिकॉज ने स्टैंडर्ड वर्क किया है। और बी नंबर पे था हमारा कौन था? एक डोमिनेंट मीन्स लोअर स्लो वर्कर। ओके, जरा भी एक्टिव नहीं था, जिसको टारगेट दिया गया था 100 मार्क का, वो उसने 50 मार्क से बनाया, तो उसको इतना वेजेस मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, तो उसके हिसाब से उसका वेजेस भी कम होगा। तो वैसे ही कहा है कि आप जितना हाई, मैं उससे बोलो कि आप काम ज्यादा कर, तू वर्क करे, जितना काम करेगा, तू जितना काम में स्टैंडर्ड्स दिखाएगा, जितना मुझे स्टैंडर्ड वर्क करके देगा, मैं उतना तुझे सैलरी दूंगा, उतना तुझे वेज दूंगा। तो ये था हमारा 6th पॉइंट। तो इसी के साथ हमने अपने पूरे 6 पॉइंट खत्म कर लिए हैं। तो ये था हमारा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दोस्तों। तो आज हमने FW टेलर जी का जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्होंने डेफिनेशन देके, उनके प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड उनके टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।